एक समय की बात है। सहारनपुर नामक एक छोटे से गांव में रमन नाम का एक गरीब किसान अपने परिवार के साथ रहता था। गांव में रमन के पास एक छोटा सा खेत था जिस पर वह खेती किया करता था। रमन का सिर्फ एक ही सपना था कि वह अपने खेत में अच्छी से अच्छी फसल उगाए और अच्छा मुनाफा कमाए। रमन बहुत ही मेहनती था, परंतु उसकी कड़ी मेहनत और लगन के बावजूद भी उसकी फसलें अच्छी नहीं हुआ करती थीं, क्योंकि उसके पास न तो अच्छे बीज थे और न ही कोई सिंचाई का साधन था। उसे हमेशा सिंचाई के लिए बारिश पर ही निर्भर रहना पड़ता था। उसी गांव में एक अमीर सेठ मदन मोहन भी रहता था। वह बहुत ही लालची आदमी था। उसने गांव के कई गरीब किसानों की ज़मीनें अपने नाम करवा ली थी और उन पर कर्ज का भारी बोझ भी डाल दिया था। एक बार गांव में सूखा पड़ गया और सभी किसानों की फसलें सूख गईं, जिससे सभी किसान परेशान हो गए। रमन का भी फसल सूख गया और उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। उसकी स्थिति दिन पर दिन खराब होती गई। अरे कल्लू भैया, इस बार तो हमारे गांव पर बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ी है। अब हम क्या करेंगे? हाँ रमन, अब तो खाने के लिए कुछ अनाज तक नहीं बचा है। समझ नहीं आ रहा इस मुसीबत से कैसे निपटा जाए, लेकिन हमें कुछ तो करना ही होगा, नहीं तो हम भूखे मर जाएंगे। मुझे लगता है हमें सेठ मदन मोहन जी से मदद मांगनी चाहिए। हम किसानों की ऐसी स्थिति के बारे में सेठ जी को जरूर मालूम होगा। चलो सेठ जी से बात करके देखते हैं, शायद वह हमारी कोई मदद कर दें। रमन भाई, उस सेठ के पास गलती से भी मत जाना, वह एक बहुत ही लालची आदमी है। अभी रामू काका ने कुछ दिन पहले ही उससे कुछ पैसे ब्याज पर लिए थे और उस सेठ ने रामू काका का ब्याज इतना बढ़ा दिया कि वह उसे समय पर चुका नहीं पाए, और समय पर पैसे न चुका पाने के कारण उस मदन मोहन ने रामू काका की पूरी जमीन हड़प ली। फिर हम कर भी क्या सकते हैं? घर में खाने के लिए राशन तक नहीं बचा है। इस समय तो बस एक सेठ जी ही सहारा है। देखो भाई रमन, अगर तुम्हें लगता है सेठ से पैसे ब्याज पर लेना सही है तो तुम ले सकते हो, लेकिन हम तो उस सेठ के पास हरगिज नहीं जाएंगे। मुझे लगता है हमें मुखिया जी से बात करके गांव में पंचायत बैठवाना चाहिए, शायद वहां कोई उपाय निकल जाए। सही कह रहे हो मदन भाई, हम एकजुट होकर ही इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। अगर हम सब मिलकर पंचायत के पास जाएं और अपनी समस्या बताएं तो शायद कोई हल निकल सकता है। तो फिर ठीक है, कल सुबह ही हम सब मिलकर मुखिया जी के पास चलेंगे और उनसे पंचायत बैठवाने के लिए निवेदन करेंगे। अगले दिन सुबह होते ही वे सभी किसान मुखिया के घर जाते हैं। अरे अंजना काकी, हम सब यहाँ मुखिया जी से मिलने आए हैं, क्या आप मुखिया जी को बुला सकती हैं? अरे नहीं, अभी तो आप सभी उनसे नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि वो अभी गांव से बाहर गए हुए हैं और 1 महीने बाद ही लौटेंगे। यह सुनकर सभी किसान निराश हो गए और अपने अपने घर चले गए। अजी क्या हुआ, कोई मदद मिली या नहीं? फिर रमन ने जो भी हुआ वो अपनी पत्नी रीमा को बताया। रीमा, अब क्या होगा? हमारी सारी फसल तो सूख गई, खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। अगर हमें जल्द से जल्द कहीं से मदद नहीं मिला तो हम भूखे मर जाएंगे। आप चिंता मत करिए, भगवान हमारी मदद जरूर करेंगे। रीमा, मुझे लगता है कि हमें सेठ मदन मोहन से कुछ पैसे ब्याज पर ले लेना चाहिए। लेकिन उनकी शर्तें तो बहुत कठोर होती हैं। मैंने सुना है जितने भी लोग आज तक मदन मोहन जी से पैसे ब्याज पर लिए हैं, वे उनके ब्याज में ही फंस कर रह गए हैं।
और जो कोई भी ब्याज नहीं भर पाता है उसका गिरवी रखा हुआ चीज सेठ मदन मोहन जी हड़प लेते हैं। हाँ रीमा, मैं जानता हूँ कि सेठ मदन मोहन बहुत ही लालची है, परंतु इस समय हमारी स्थिति ऐसी है कि हमें मदन मोहन से पैसे उधार लेना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर हमारे पास बस यही एक रास्ता है तो आप कल सुबह ही सेठ मदन मोहन से मिलकर आना। ठीक है, कल सुबह ही मैं सेठ मदन मोहन से मिलने जाऊंगा। अब तो भगवान से बस यही प्रार्थना है कि हमें जल्द से जल्द इस मुश्किल परिस्थिति से बाहर निकालें। आखिरकार भूख से मजबूर होकर रमन ने सेठ मदन मोहन से पैसे ब्याज पर लेने का फैसला किया। अगले दिन सुबह होते ही रमन सेठ मदन मोहन के घर की तरफ चल पड़ा। आओ आओ रमन, सुना है इस साल तुम्हारी फसलें सूख गई हैं। हाँ सेठ जी, इस साल बारिश न होने के कारण हमारी फसलें बुरी तरह से नष्ट हो गई हैं। हमारे पास खाने तक को कुछ नहीं बचा, इसलिए मैंने सोचा कि आपसे कुछ मदद मांग लूं। हाँ हाँ रमन, क्यों नहीं, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। बताओ तुम्हें मुझसे क्या मदद चाहिए? सेठ जी, क्या आप मुझे 1 लाख रुपए ब्याज पर दे सकते हैं, जिससे कि मैं अपने नए फसलों के लिए बीज खरीद सकूं और साथ ही अपने परिवार के लिए साल भर के राशन का इंतजाम कर सकूं? ठीक है रमन, मैं तुम्हें 1 लाख रुपए ब्याज पर दे दूंगा, पर उसके लिए तुम्हें मेरे पास कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। क्या तुम्हारे पास कोई मूल्यवान वस्तु है जिसे तुम 1 लाख रुपयों के बदले गिरवी रख सको? नहीं सेठ जी, मेरे पास तो ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे मैं आपके पास गिरवी रख सकूं। कैसी बात कर रहे हो रमन, तुम्हारी जमीन है ना, तुम उससे गिरवी रख कर 1 लाख रुपए ले जाओ और जब पैसे आ जाएं तो छुड़वा लेना। ठीक है सेठ जी, मैं अपना खेत गिरवी रखने के लिए तैयार हूँ। तो फिर ठीक है, कल सुबह अपने खेत के कागजात लेकर आ जाना, मैं तुम्हें उसी समय 1 लाख रुपए दे दूंगा। अगले दिन रमन ने अपने खेत के कागजात सेठ मदन मोहन को ले जाकर दे दिया और उससे 1 लाख रुपए लेकर आया। फिर अगले दिन से ही रमन अपने खेतों में कड़ी मेहनत करने लगा। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए और अब रमन का फसल पककर तैयार हो गया था। देखो रीमा, इस बार हमारी फसल कितनी अच्छी हुई है। हाँ जी, फसल तो हमारी बहुत अच्छी हुई है। अब हम आज ही से इसकी कटाई शुरू कर देंगे। उस साल रमन ने अपने फसलों को बेचकर बहुत अच्छा मुनाफा कमाया और अब वह समय आ गया था जब रमन को सेठ का कर्ज चुकाकर अपना जमीन छुड़वाना था। रीमा, फसलों को बेचकर हमें बहुत अच्छा मुनाफा हुआ है। अब चलो हम सेठ का कर्ज चुकाकर अपना जमीन छुड़वा लेते हैं। फिर वे दोनों सेठ मदन मोहन के घर जाते हैं। सेठ जी, ये लीजिए पैसे जो मैंने आपसे कर्ज लिया था। अब आप हमें खेत के कागजात वापस कर दीजिए। यह तो बहुत कम पैसे हैं। तुम्हारा कर्ज अब पहले से भी ज्यादा हो गया है, क्योंकि तुमने समय पर ब्याज नहीं चुकाया। अब तुम्हें और भी ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। पर सेठ जी, आपने तो कोई निश्चित तारीख नहीं बताया था। आपने कहा था जब पैसे आ जाएं तो तुम अपना जमीन छुड़वा सकते हो, और अब आप कह रहे हैं कि हमने समय पर ब्याज नहीं चुकाया। सेठ जी, मैं तो समय पर ही ब्याज देने आया हूँ। देखो रमन, मेरा एक नियम है, जो कोई भी मुझसे ब्याज पर पैसे ले जाता है, अगर वह 15 दिन के अंदर पैसे नहीं लौटाता है तो उसने जिस भी चीज को मेरे पास गिरवी रखा है वो मेरी हो जाती है, और अगर उसके बाद भी किसी को वह चीज चाहिए तो उसे 30% और ब्याज देना पड़ता है। यह अन्याय है, आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते।
यही सच है। अगर तुम्हें अपनी जमीन वापस चाहिए तो 30% और ब्याज लेकर आओ। अब जाओ यहाँ से। अभी तो हम जा रहे हैं, लेकिन सेठ जी याद रखना, हम अपना जमीन आपसे वापस लेकर ही रहेंगे और आपकी इस बेईमानी के बारे में हम सभी गांव वालों को बताएंगे कि कैसे आप गरीब और भोले भाले किसानों का फायदा उठाते हैं। फिर रमन और रीमा सेठ मदन मोहन के घर से निराश होकर वापस चले आए और गांव के सभी किसानों को सेठ मदन मोहन के धोखे के बारे में बताया। उनकी बात सुनकर सभी किसान बहुत क्रोधित हो गए। ये सेठ मदन मोहन का लालच तो बढ़ता ही जा रहा है, हमें उसके खिलाफ कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। हाँ, लेकिन हमें पहले यह सोचना होगा कि रमन की जमीन सेठ मदन मोहन से कैसे छुड़वाए। हमें सेठ मदन मोहन के खिलाफ पंचायत में शिकायत करनी चाहिए और अब तो गांव में मुखिया जी भी वापस आ गए होंगे। लेकिन मुझे लगता है कि हमें सेठ मदन मोहन से भी एक बार बात कर लेनी चाहिए। अगर वह प्यार से मान जाता है तो ठीक, वरना फिर हम उसकी शिकायत पंचायत में ही करेंगे। फिर सभी किसान मिलकर सेठ मदन मोहन के घर पहुंच जाते हैं। सेठ जी, आपने मदन की जमीन क्यों हड़प रखी है? आप उसकी जमीन वापस कर दीजिए। आपको जब रमन ने सारे पैसे ब्याज सहित वापस कर दिया है तो आप उसकी जमीन वापस क्यों नहीं कर देते? तुमसे किसने कहा कि रमन ने सारे पैसे वापस कर दिए हैं? रमन ने अभी कुछ ही पैसे वापस किए हैं, अभी भी कुछ ब्याज के पैसे वापस करने बाकी हैं और जब तक वो पैसे मुझे मिल नहीं जाते तब तक रमन की जमीन वापस नहीं मिलेगी। देखिए सेठ जी, इतना तो हमें भी पता है कि आप ब्याज पर पैसे देने के बदले हम गरीब किसानों को कितना लूटते हैं। अगर आप रमन की जमीन सीधे सीधे वापस नहीं करेंगे तो हम पंचायत में आपके खिलाफ शिकायत करेंगे और अगर एक बार हमने आपका नाम पंचायत में दे दिया तो आप तो जानते ही हैं कि पूरे गांव में आपकी कितनी बदनामी होगी। तो आपके लिए यही अच्छा होगा कि आप रमन की जमीन सीधे सीधे वापस कर दीजिए। पंचायत का नाम सुनकर सेठ मदन मोहन थोड़ा घबरा जाता है और सभी किसानों से कहता है, अरे अरे किसान भाइयों, क्यों नाराज होते हो? एक जमीन ही तो है। ठीक है रमन, मैं तुम्हारी जमीन वापस करता हूँ और अब तुम्हें कोई ब्याज देने की जरूरत नहीं है। इस तरह गांव के सभी गरीब किसानों की एकता से सत्य की जीत हुई और रमन को अपनी जमीन वापस मिल गई। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपसे एक और मजेदार कहानी के साथ।